हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हो साइंस पावर का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सूरज कुमार और अभी जो त्रैमासिक परीक्षा हुई है गवर्नमेंट की, तो इसमें जो पेपर आया था गणित का, उसको हम हल कर रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसमें पहला जो प्रश्न था हमारा 12 और 15 का एचसीएफ। तो 12 और 15 का एचसीएफ, 12 और 15 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों संख्याएं किस संख्या से कट रही है, ज़्यादा से ज़्यादा या बड़ी से बड़ी संख्या, वो हमें लेना है। हम काट के चेक करते हैं। पहले हमने 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। मैंने शॉर्टकट सिखाया आपको कि 3 से काटो, इसको किससे काटो, इसको भी 3 से काटो। अब कट रही है क्या, ये 3 से ही कटी है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 3 बनेगा। या यूँ भी चेक कर सकते हो कि दोनों संख्याएँ 4 से कट रही है क्या, 4 से नहीं कट रही, तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन यानी ऐसा कॉमन जो बड़ा से बड़ा हो। 3 चेक किया, 3 तो आ रहा है ना। 10 को चेक किया, 10 नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों को डिवाइड नहीं होगा 10। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा 12, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, 3। तो इसको राइट लगा लेना है। दूसरा, रेखिक बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यक होगा। तो रेखिक बहुपद आपको दिया हुआ है। दूसरा, 2x प्लस 3 का शून्यक पूछा है, तो हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। जैसे 0 के बराबर रखोगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, -3। इस 2 को बटे में पहुँचा दो, तो x बराबर -3/2। तो -3/2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है कि -3/2 दिखाई पड़ रहा है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा, अनेक हल होने पर रेखाएं होती है। अनेक हल होने की जो शर्त है वो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और ऐसे में रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। एक के ऊपर एक होती है लाइन, तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। तीनों कंडीशन मैंने क्लास में सिखाई है, चाहो तो आप पुराना वीडियो देख सकते हो यूट्यूब खोलकर। मूलों का योग होता है, मैंने आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बताया है कि -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो मूलों का जो योग होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा। किसी एपी में सार्वधातुक d हो सकता है। तो जब हम एपी ज्ञात करते हैं तो सार्वधातुक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है ना। तीनों कंडीशन पॉसिबल हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर उपरोक्त तीनों। कई बार हमने श्रेणी देखी है जिसमें मान धनात्मक आए, ऋणात्मक भी आए और शून्य भी आए। पाइथागोरस प्रमेय भारत में किसके द्वारा दिया गया था, तो ये बौधायन ने दिया था भारत में पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, बौधायन। ब्रह्मगुप्त गलत हो जाएगा। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, कर्णी 5 एक संख्या है, तो कर्णी 5 क्या हो जाएगी, ये रिक्त स्थान है। कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, अपरिमेय। तो ऑप्शन क्या लिख लोगे यहाँ पर, अपरिमेय। अगला, दो बहुपदों का योग होता है, दो बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। दूसरा ऑप्शन भी क्या आ जाएगा, एक बहुपद। तीसरा देखो, यदि x प्लस वाई बराबर 7 है और कोमा दिया है x बराबर 4, तो y का मान उन्होंने पूछा है। तो जब हम 4 यहाँ पर रखेंगे तो 4 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा, ये y बराबर 7 में से 4 गया तो 3, यानी इस उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। इसमें अपरिमेय लिख लो, इसमें एक बहुपद लिख देता हूँ। एपी के दो क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्वंतर। सार्वंतर दो, यानी कि हम जो पद है उसमें से पूर्ववर्ती पद है ना घटाते हैं तो हमें क्या आता है, सार्वंतर, यानी दो पदों का अंतर ही वो होता है। द्विघात समीकरण में चर राशि की घात होती है, अधिकतम घात कितनी होती है द्विघात समीकरण में, 2। तो आपको यहाँ 2 लिख देना है, ये उत्तर आपका राइट हो जाएगा। सभी वर्ग होते हैं, ये अध्याय 6 भी इन्होंने पूछा है। तो उसमें पूछा है समरूपता की कंडीशन में कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, ना कि सर्वांग सम। तो हम सभी वर्ग होते हैं क्या लिखेंगे,
समरूप, है ना। सर्वांग समता का मतलब होता है हुबहू वही का वही, उस समरूपता का मतलब होता है उसके रूप जैसे। तो हमेशा वर्ग एक रूप जैसे होते हैं। एक रूप होने का कारण की बात सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इस कंडीशन के कारण ये समरूप होता है। चलो आगे के देखते हैं। चलिए सही जोड़ी पर आते हैं हम। सही जोड़ी आपकी दी हुई है इन्होंने। हाँ, सही जोड़ी को हल करेंगे तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या मैंने क्लास पढ़ाई थी, जो होती है वास्तविक संख्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? वास्तविक संख्या है। दूसरा, एक्स वर्ग प्लस 2x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो या तो हम शून्यकों का गुणनफल डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, सी बटे ए होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हम निकालेंगे सी बटे ए। तो इस समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे? एक्स वर्ग प्लस 2x प्लस 3। तो हम ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी तुलना करना है। तो सी बटे ए, तो सी का मान तो 3 हो जाएगा, ए का मान कितना होगा? 1। तो उत्तर इसका आना चाहिए 3, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि ये मिसप्रिंट हुआ हो, है ना, पेपर में कहीं मिसप्रिंट दिख रहा है मुझे। तो चलो देखते हैं अगला, इसको हम गोल घेरा लगा देते हैं, इसमें मिस्टेक है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये किसकी शर्तें हैं? तो पार्ट 4 में हमने ये शर्तें पढ़ी थी, है ना, तीनों शर्त। तो ये अद्वितीय हल होने की क्या है? शर्त है। तो इसको क्या लगाएंगे हम? तीसरा, अद्वितीय हल। अगला देखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। नंबर 4 हमारा ये वाला ऑप्शन बनेगा। अगला पद, अगला क्वेश्चन, अगला ये पॉइंट, 2, 4, 6 का 8वां पद। क्या पूछा है? 2, 4, 6 का 8वां पद पूछा है। तो 8वां पद क्या होगा? देखो, ए 8, तो हमने सूत्र पढ़ा था ए एन का, ए प्लस क्वेश्चन क्या होगा? n-1 और डी, है ना, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र को हम रिवाइज करते हुए ए प्लस 7d, हम एक कम कर देते हैं यहाँ एन में से, इसलिए हमने इसको लिया है। तो ए का मान तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, डी का मान 4 में से 2 घटाओ तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो ए प्लस 7 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा? ये 16। तो यहाँ पर ऑप्शन 16 दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? 5वां, है ना। तो ये 5वां लगा देना है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, है ना, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 6 ये वाला बनेगा। इन दोनों ऑप्शनों में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो सकता है, या सी बटे ए आता हो, या कुछ गड़बड़ दिया हो इन्होंने, तो ये मिस्टेक है, मिसप्रिंट हुआ है पेपर में कुछ। चलो सत्य सत्यम देखते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर एक संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये राइट रहेगा, सत्य रहेगा, है ना। इसको हमें सत्य लिखना है, क्योंकि यही दो संख्याओं के लिए जो नियम है एचसीएफ इंटू एलसीएम, उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, तो ये भी सत्य होगा। चलिए हम अगले को हल करते हैं। रैखिक समीकरण का हल होने पर युग्म संगत होता है। तो रैखिक समीकरण का जो हल होगा, यदि कोई भी हल होगा, अनेक हल हो, कौन सा प्रश्न है आपका? तृतीय। तो यदि अद्वितीय हल है या प्लस अनेक हल हैं, तब संगत होता है। अब यदि असंगत है तो कोई हल नहीं होगा, ये भी असत्य होगा, है ना, असंगत नहीं होगा, ये संगत होगा। अगला देखो, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे यदि b² - 4ac लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि ये जो 4 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव आपका है, b² - 4ac ये दिया हुआ है, यानी 0 से छोटा या बराबर आ जाए तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। नहीं, मूल वास्तविक तो हो सकते हैं, लेकिन ये छोटा भी बता रहा है तो मूल काल्पनिक भी हो सकते हैं। इसमें कंडीशन आएगी b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब जाके ये क्या होगा? दो मूल वास्तविक होंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा।
अगला देखो, ए पी के एन पदों का योगफल एस एन बराबर एन बटे दो कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन डी ब्रैकेट बंद होता है। ये एस एन का सूत्र है, एस एन बराबर एन बटे दो 2a प्लस कोष्टक में एन माइनस वन डी ब्रैकेट बंद। ये यूँ कह सकते हैं कि ऐसे भी होता तब भी राइट होता है ये ए प्लस एन या एस इक्वल टू एन बटे दो कोष्टक में ए प्लस एल। ये अंतिम पद आपका दिया हुआ है ना, एन यानी कि अंतिम पद या अंतिम पद दिया है तब एस का सूत्र, तो इसमें से ये वाला सूत्र आपको दिया है तो ये राइट होगा। चलो ठीक है, अगला करते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, तो ये तो सत्य हो जाएगा पहले वाला। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते क्योंकि कोई कोण अलग अलग होंगे है ना, भुजाएं अलग अलग हो सकती है। हाँ, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। इसमें 3 असत्य है 3 सत्य है। चलिए एक शब्द एक वाक्य देखिए, 20 एवं 51 का एलसीएम होगा, तो हम डायरेक्टली 20 कोमा 51 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से कितनी बार जाएगा 10 बार, ये 2 से जाएगा नहीं। फिर देखो 2 से जा रहा है ये, तो 2 पंजे 10 और ये 2 से नहीं जाएगा तो वैसे लिख देना है। एलसीएम आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, इसमें अब किससे भाग जा रहा है 5 से, 3 से तो जाएगा नहीं, तो 5 एकम 5। अब 7 से लगाओ, 7 से 51 भाग जाएगा, कोमा 7 एकम 7, 7 के 21, फिर 13 से। अब हम इसका गुणा कर लेंगे, तो गुणा क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 गुणित 7 गुणित 13, तो 7 दूनी 14, 140 गुणित 13। 13 का गुणा करो, 13 शून्य शून्य, 13 चौकी 52 का 2 हंसलाया 5, 13 कम 13 और 5 18। तो इसका जो उत्तर होगा वो 1820 होगा, राइट आंसर होगा इसका। दूसरा उन्होंने पूछा है कि बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा। दूसरा जो है ax प्लस बी, इसको 0 के बराबर रख दो, शून्यक पूछा है तो ax बराबर क्या हो जाएगा माइनस का बी, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का बी बटे, ये इसका शून्यक होगा। अगला, रेखाएं समांतर होने की शर्त लिखिए। तीसरा वाला जो पूछ रहा है, रेखाएं समांतर होने की जो शर्त है वो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यही समांतर होने की शर्त है। चलिए अगला करते हैं। ये माइनस बी बटे, ये तो सही लिखा है इन्होंने, समांतर होने की शर्त में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, ये शर्त है समांतर होने की, इसका आंसर बनेगा। अगला, द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने की शर्त है ना, मूल बराबर होने की जो शर्त है वो हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0, या यूँ कहूँ मैं कि d बराबर 0। तो हमें पहले d बराबर 0 लिख के ये b² माइनस 4ac लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अगला, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हम लिखेंगे, तो थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ इसका व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप, ये हमारा 5वां है। तो a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d कोमा डैश 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 डैश। अब क्या लिखेंगे इसके अंदर, a प्लस कोष्टक में n-1 d, a प्लस डी, चाहो तो और भी आगे लिख सकते हो कोमा a प्लस कोष्टक में n-2 d, क्योंकि n में से एक घटाते जाना है ना, तो ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। आगे भी कितने पद लिख सकते हैं, तो हमें तो इतना पूछेगा तो आपको इतना ही लिखना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ये इसका व्यापक रूप है, यहाँ पर ये प्रथम पद है, डी सार्वधातुक है ना, ठीक है। अगला देखो 6 नंबर वाला प्रश्न, कोई दो समरूप आकृतियों के नाम लिखिए। तो समरूप आकृतियाँ कौन कौन सी हो सकती है, एक तो व्रत होता है, सभी व्रत क्या होते हैं समरूप होते हैं, एक जैसे लगते हैं। और आप यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का उदाहरण भी दे सकते हो या एक वर्ग का उदाहरण भी दे सकते हो। तो वर्ग, एक और मैं उदाहरण दे देता हूँ, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं।
ठीक है, ये आपके उत्तर हुए और ये आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। बड़े आसान ऑब्जेक्टिव दिए थे इस बार त्रैमासिक परीक्षा में, तो आप इनको एक बार ज़रूर हल करें। आने वाले पेपर भी जो होंगे उसमें भी हम इसी तरह ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। और कोई आपको डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, 62 63 81 92 55। ये मेरा मोबाइल नंबर है। और साथ ही हमारी माखड़न में साइंस पावर कोचिंग क्लासेस भी है ना, तालाब के पास, तो वो ज्वाइन कर सकते हो आप ऑफलाइन। ऑनलाइन तो मैं आपके वीडियो बनाता ही रहूँगा। धन्यवाद साथियों।